नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्टी हिंदी चैनल में। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें आज की कड़ी में देखेंगे प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में परिवर्तन व विकास। तो इसी के श्रृंखला में चालू कर रहे हैं हम लोग प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में परिवर्तन व विकास। ठीक है, हिंदी में इस परंपरा का परिवर्तन किस कवि द्वारा हुआ, इस प्रश्न का असंदिग्ध उत्तर उपलब्ध नहीं है। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? मृगावती के रचयिता, ठीक है, कुतुबन को माना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा तथ्य की दृष्टि से। शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन जी हैं। ठीक है, और जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? ईश्वरदास की सत्यवती कथा को इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लिखित किया, यानी कि ईश्वरदास की प्रथम कृति के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना? सत्यवती कथा को। ये भी तथ्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इंपॉर्टेंट लगाना, नोट्स बाद में बनाना, जब खुद आप पढ़ोगे तब रिवीजन करोगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का इस परंपरा का परिवर्तन माना, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या माना? मुल्ला दाऊद की चंदायन, ठीक है, इस परंपरा का परिवर्तन माना। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी विद्वानों में ध्यान इन सबसे प्राचीन प्रेमाख्यान हंसावली की ओर नहीं गया, जिसकी रचना असाइद द्वारा 1370 ईस्वी में हुई थी। इससे पूर्व का कोई प्रेमाख्यान हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः हमारे विचार से जब कोई अन्य प्राचीन हिंदी प्रेमाख्यान उपलब्ध नहीं होता है, तब इसी परंपरा का प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने माना कि जो इससे पहले की रचनाओं के इन लोगों का ध्यान नहीं गया, हंसावली है जैसे। ठीक है, उन्होंने बताया कि इससे पहले की कोई रचना हिंदी में उपलब्ध नहीं होती थी प्रेमाख्यान काव्य में, अतः इसे ही मानना चाहिए। देखेंगे सबसे पहले हंसावली। हंसावली इस प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसमें सीधा आ जाएगा, ये राजस्थानी भाषा की प्राचीन का रूप हुआ है, वो प्रयोग हुआ है। उस समय तक गुजराती भाषा राजस्थान से पृथक नहीं हो पाई थी, यानी कि उस समय ना गुजराती भाषा थी ना, वो राजस्थानी में ही थी, उससे अलग नहीं हो पाई थी। गुजराती के विद्वान उसे पुरानी गुजराती का ग्रंथ भी मानते हैं, यानी कुछ गुजराती के विद्वान है ना, इसे पुरानी गुजराती का ग्रंथ भी मानते हैं हंसावली को। किंतु डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, ठीक है, ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में स्पष्ट किया है, इनका ग्रंथ है, रचना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी रचना की दृष्टि से कि क्या इंपॉर्टेंट, क्या वो इन्होंने किया, स्पष्ट किया है। भाषा की दृष्टि से इसे निसंकोच राजस्थानी हिंदी में स्थान दिया जा सकता है। कवि असायद ने इस कृति का रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल कथा को माना है। ठीक है, किसको माना है? कवि ने, असायद ने इसका रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल की कथा को माना है। 52 वीर कथा रस लियू एहू पवाड़ू असायत कहियो। ठीक है, अब वैसे तो पहचान कर रही लोगे आप लोग कि इसमें आ रहा है अभी कहाँ से या साहित्य हंसावली। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रेमाख्यान में चित्रित प्रेम साहस स्वर से मिश्रित है, अतः हिंदी के आरंभिक प्रेमाख्यानकारों ने अपने काव्य का उल्लेख वीर कथा एवं प्रेम कथा दोनों रूपों में किया है, और यह बात असायत पर भी लागू होती है। हंसावली में अनेक कथाएं गुंफित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटन की राजकुमारी, ठीक है, हंसावली से है। किससे? पाटन की राजकुमारी हंसावली। राजकुमारी अद्वितीय द्वितीय सुंदरी थी, किंतु पूर्व जन्म में किसी संस्कारवश अब उसने पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था। इसका नायक राजकुमार स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन करके मुक्त हो जाता है। ठीक है, नायक राजकुमार मतलब मुग्ध हो जाता है दर्शन में, स्वप्न दर्शन में। प्रेम विह्वल होकर योगी वेश में अपने मंत्री के साथ उसकी खोज में निकलता है, यानी कि वो खोज करने निकल जाता है, तथा भारी संकटों का सामना करते हुए अंत में न केवल राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, अपितु उस पाषाण हृदय को प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों के हत्या के नियम से व्रत करने के में भी सफल हो जाता है। वस्तुतः इस नियम के पीछे पूर्व जन्म की एक घटना थी।
अब इसके पहले की क्या घटना बताई गई है वो देखते हैं, ठीक है। उस जन्म में राजकुमारी पक्षिणी थी, यानी एक पक्षी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे, तब एकाएक जंगल में आग लग जाने पर नर पक्षी उसे उसके अंडों को बचाने का कोई प्रयास करने के स्थान पर उसे जलती हुई छोड़कर भाग गया था। जो नर पक्षी था ना, उसे ना तो अंडा बचाया, वो जलते हुए छोड़ के भाग गया। इस घटना के संस्कार के कारण, ये इसी घटना के कारण वह अगले जन्म में पुरुष द्रोहिणी, ठीक है, पुरुष द्रोहिणी मतलब उसका द्रोह करने के लिए हो गई थी। इस घटना को चित्रित करके उसे दिखाया गया कि उसे पूर्व जन्म की सारी घटना स्मरण हो आई। फलस्वरूप वह ग्रंथि से युक्त मुक्त होकर स्वस्थ आचरण करने लगी। ग्रंथि मोच की वह सारी घटना आधुनिक मनोविश्लेषण की दृष्टि से भी स्वाभाविक कही जा सकती है, ठीक है। विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से इसमें वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं जो भारतीय प्रेमाख्यानों की विशेषता के रूप में ग्रहण की जाती हैं, यानी कि वो सभी प्रवृत्तियां हैं जो भारतीय प्रेमाख्यानों में हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेम उत्पत्ति, यानी वो स्वप्न देखता है, ठीक है। फिर उसके उसी में स्वप्न में प्रेम हो जाता है उसे। योगी वेश में नायक का घर से निकलना, नायक से जाता है, साहसपूर्ण यात्रा करता है, पूर्व जन्म की स्मृति है, कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में अवरोध, देवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन है, ठीक है। ये सब दिखाया गया है। इन विषयगत प्रवृत्तियों के अतिरिक्त शैली की दृष्टि से क्या है इसमें? यह काव्य हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है, ठीक है। शैली की दृष्टि से कवि ने आरंभ में शक्ति, शंभु और सरस्वती की वंदना करते हुए आत्म परिचय दिया है, ठीक है। आरंभ में इन्होंने क्या किया? शक्ति की वंदना की है, शंभु और सरस्वती की वंदना की है, तथा अपनी रचना के स्रोत आदि का भी निर्देश किया है। छंद योजना में चौपाइयों के बीच बीच में दोहों का प्रयोग किया है। भाव सौंदर्य एवं काव्य सृष्टि की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की है, ठीक है। इसमें इसकी शैली का एक नमूना है। अब इसकी रचना की शैली का ये पंक्ति इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कहाँ से हैं, कैसे क्या है, ये आप लोग ये बता देना कि हंसावली से ली गई हैं, असाइद द्वारा रचित है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद होने लगेंगी। आप याद करने की कोशिश से करोगे तो याद नहीं होगी। देवी अब्रधारू मुझ बिनती, पेली भवी हूँ पंखड़ी भती, इड़ा महिला सेवन कियो, देव बलतऊ तेड़ी बने आबियो, मुझ भरतार साहस नबी कियो, अपति महलीनी उड़ गयो, इष्यम करम ते निष्ठुरतणा, मुखी गयो बालक अपना, ठीक है। वस्तुतः इस परंपरा आदि रचना होने के कारण शैली की परिष्कृति, प्रांजलता तथा भाषा सौष्ठव की इसके अधिक आशा भी नहीं की जा सकती, ठीक है। अब इसी कड़ी में देखेंगे चंदायान। चंदायान यह प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है। ये प्रेमाख्यान परंपरा का कौन सा काव्य बताया गया? दूसरा, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा 1379 में हुई है, ठीक है। इसके विभिन्न पाठ उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना, यानी कि माता प्रसाद गुप्त ने क्या बताया? लोर कहा या लोर कथा माना है, किंतु वे इसकी प्रसिद्धि चंदायान के रूप में भी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायान नाम से प्रस्तुत किया है। किससे किया है? डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायान नाम से किया। अतः अब चंदायान या चांदायान नाम ही मान्य है, ठीक है। आजकल मतलब यही मान्य है, ये मान्य नाम है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की दृष्टियों से सूक्ष्मता विचार करते हुए इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया है, ठीक है। यदि दाऊद की रचना को देखा जाए तो उसका प्रारंभिक अंश दोनों परंपराओं में खप सकता है, ठीक है, दोनों परंपराओं में जा सकता है, किंतु यहाँ जहाँ तक प्रयुक्त छंद, विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है तो यह पूर्ण रूप से भारतीय है, ठीक है। अब उसमें बताते हैं कि अगर इसमें रचना के हिसाब से देखें, ठीक है, क्या बताया? रचना के हिसाब से देखें तो ये दोनों परंपराओं में खप सकता है, यानी जा सकता है, दोनों परंपराओं को वो कर सकते हैं। लेकिन जिसमें प्रयुक्त छंद, विधान और प्रबंध व्यवस्था की बात की जाए तो वह पूर्ण रूप से भारतीय है, ठीक है। उसमें ना तो फारसी मसनवियों के छंदों का प्रयुक्त हुआ है, ना उसमें उसकी छंद विषयक एक रूपता है, ठीक है, ये बात की गई है। उसमें ना बताया, ना तो उसमें फारसी मसनवी छंद का प्रयोग हुआ है, उसमें ना छंद की एक विषयक रूपता है, एक मतलब रूपता में रूप कर दे हैं। उसकी रचना प्राकृत, अपभ्रंश,
साहित्यों की परंपरा में कड़वड़कों में की गई है। ठीक है, किसमें की गई है? कड़वड़कों में। प्रत्येक कड़वक चौपाई की 5 अष्टदलियों तथा एक दोहे या मिलते जुलते छंद का है। ठीक है, कितनी है? प्रत्येक कड़वड़ चौपाई की 5 अष्टदलियों, ठीक है, तथा एक दोहे के मिलते जुलते छंद का है। प्रत्येक फलतः मेरा मत है कि ये भारतीय परंपरा का कथा काव्य है, यानी कि उन्होंने बताया एंड में ये भारतीय ही परंपरा का कथा काव्य है। चंदायान मुल्ला दाऊद हुआ है, ये 1300 उसमें हुआ है 1379। ठीक है, 1379 इंपॉर्टेंट है। दूसरा काव्य माना है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों की प्रयोजन सफलतापूर्वक हुई है। अब क्या हुई है ये देखते हैं। जैसे नायक लोर है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, कभी कभी इसमें इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं इसकी कौन से नायक का कौन सी नायिका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप लोग, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ, आप लोगों को विशेष नॉलेज चली जाए और आप भी इसे इंपॉर्टेंट लिख लें। ठीक है, आपको किताब पढ़ने का कुछ तो भाई हाल निकले, फायदा हो। उन्मुक्त प्रणय, प्रथम दर्शन में ही प्रेम उत्पत्ति, यानी प्रथम दर्शन में प्रेम हो जाता है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा, विभिन्न व्यक्ति बाधा करते हैं। नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, ठीक है, गरुड़ी द्वारा उसे ठीक हो जाना आदि। इसकी अवधि है, भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। शैली भावानुकूल सरस है। ठीक है, अब इसी कड़ी में देखेंगे लखम सेन पद्मावती कथा। इसकी रचना दामू या दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा। किसे कहा? किस रचना को कहा वीर कथा? दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा। किंतु इसमें वास्तव में राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पात्र में नायक नायिका के रूप में कौन कौन से हैं? प्रथम दर्शन जन्म प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया है। ठीक है, प्रथम रोमानी शैली में वो किया है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण है, गणेश स्तुति है, आत्म परिचय है, रचना काल है, रचना के उद्देश्य निर्देश किए गए हैं। ठीक है, ये नायक द्वारा योगी वेश से घर से निकलना। ठीक है, ये तो कॉमन मिल रहा है, योगी तो बनी के निकल रहे हैं। नायिका के पिता से संघर्ष, नायिका के पिता से भी संघर्ष हो रहा है, तथा कथा प्रवृत्तियों का निरूपण पूर्व परंपरा के अनुसार ही हुआ है। जो कथा प्रवृत्तियां हैं उनके पूर्व परंपरा के अनुसार उसका निरूपण हुआ है। छंद योजना में चौपाई के अतिरिक्त क्या क्या है? दोहा है, श्रोटा है आदि का प्रयोग किया है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा है इसमें। शैली में वृत्तात्मकता अधिक है। ठीक है, एवं भावात्मकता कम है, अतः इस रचना को परंपरा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही अधिक है। दामू कवि सुपठित थे, इसका यह प्रमाण यह है कि उन्होंने बीच बीच में संस्कृत उक्तियों का भी प्रस्तुत किया है। अब इसमें पता है कि अच्छे पढ़े लिखे थे, यानी दामू कवि है ना, अच्छे पढ़े लिखे हैं। प्रमाण के रूप में उन्होंने बीच बीच में अपनी रचना में इसमें संस्कृत की उक्तियों का प्रस्तुत किया है। अब इसमें पूछ सकते हैं कि अब वन लाइनर नहीं, अब 2-3 लाइन में पूछ सकता है कि इसकी भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। इसमें कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत उक्तियों का प्रस्तुत किया है इसमें कि नहीं किया है, तो हम लोग ना अब जब बोल ही देंगे ये भाषा राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा में किया होगा, तो मतलब इस अलग तरीके से दिमाग लगाएंगे। अगर पढ़ा होगा जिसने वो कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस रचना में किया? लखम सेन पद्मावती रचना में। ठीक है, दूसरे काम शास्त्र एवं नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का भी समन्वय यत्र किया है। ठीक है, काम शास्त्र और नायिका भेद के शास्त्रीय तत्व है ना, उसका भी समन्वय किया है। काव्य में उनका दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था। किससे प्रेरित? सरस विलास कामरस भाव से। सांप्रदायिकता, धार्मिकता, आधुनिकता का आरोप उन पर संभव नहीं है। ठीक है, अब इसी कड़ी में देखेंगे सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 में रचयिता ईश्वरदास हैं, सगड़ोपासक भक्त थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ, यानी कि उस पर सूफी मत था। कदाचित इसी कारण से आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की किसी परंपरा में धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा। इसी कारण से मतलब शुक्ल जी ने इनको स्थान नहीं दिया है किसी की धारा में। जबकि सौंदर्य प्रेम और भय के निरूपण एवं अवधि भाषा, दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उच्च कोटि कवियों में माने जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनको एक सौंदर्य है, प्रेम है, विरह है, निरूपण है एवं अवधि भाषा, दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से ये हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उच्च कोटि के कवियों
में से एक माने जा सकते हैं। कवि ने आत्म परिचय देने एवं कथा के रचना काल का निर्देश करने के साथ साथ तत्कालीन बादशाह का भी उल्लेख किया है। ठीक है। कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती, अब सत्यवती कथा है तो कौन सा है संबंध, राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण की प्रथम दृष्टिजन प्रेम प्रसंग है। ये पात्र पूछ सकते हैं, नायक नायिका पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये तथ्य की दृष्टि से। प्रारंभ में राजकुमार को नायिका के साप से कोड़ी होना पड़ता है। ठीक है, कहानी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आप एक बार दो बार पढ़ोगे ना हो जाएगा आपका। प्रारंभ में राजकुमार नायिका के साप से कोड़ी हो जाना पड़ता है, अंत में उस नायिका से विवाह एवं साप से मुक्ति हो जाती है। ठीक है। पौराणिक भावना से प्रभावित होने के कारण इसमें सतीत्व के महत्व को दिग्दर्शित कराने की चेष्टा की गई है, यानी सतीत्व के महत्व को दिखाने की चेष्टा की गई है। किसमें दिखाने की चेष्टा की गई है? ठीक है, ये सत्यवती कथा में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी से प्रेमाख्यान श्रेणी से वंचित करना अनुचित होगा, इन्हें इसे मतलब प्रेमाख्यान श्रेणी से इसे वंचित करना ठीक नहीं होगा। इसी कड़ी में देखें मृगावती। मृगावती कुतुबन कृत मृगावती 1503 में लिखी गई। ठीक है। नायक कौन है? राजकुमार तथा नायिका मृगावती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम दर्शन में प्रेम हो गया इनको, अत्यंत भावात्मक शैली में लिखा है। ठीक है, भावात्मक शैली। ये परंपरागत प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों को समन्वय इसमें कुशलतापूर्वक हुआ है। जो परंपरागत प्रेमाख्यान है ना, उसकी प्रवृत्तियां बहुत अच्छे तरीके से इसमें आई हैं। मृगावती की प्राप्ति के लिए नायक योगी भी इसमें निकलता है, ये कॉमन है, नायक योगी बन के ही जाएगा। ठीक है। मार्ग में अन्य सुंदरियों किसी राक्षस के चंगुल से निकलकर उससे विवाह करता हुआ, ठीक है, अन्य सुंदरियों को मतलब राक्षस से बचाता है, ये भी प्रवृत्ति है। ठीक है, उनसे विवाह करता है, अंत में मृगावती को पाने में सफल हो जाता है और मतलब लास्ट में मृगावती मिल जाती है उसे। कथा की परिणति अपभ्रंश के जैन की परंपरा के अनुसार शांत रस में होती है। ठीक है। अब कैसे हुई है? अपभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा के अनुसार शांत रस में होती है। ठीक है, क्योंकि नायक की मृत्यु के अनंतर नायिका का सती होना दिखाया गया है। इसकी भाषा कौन सी? अवधि है तथा दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। शैली में प्राय सरलता एवं सरसता मिलती है। अब इसमें बताएंगे कथा की परिणति के बारे में, बताएंगे किस में हुई है। अब ये क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तथ्य की दृष्टि से ये वाला मतलब क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें से काफ़ी कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर टीजीटी पीजीटी अगर 2-4 क्वेश्चन तो मिलने की संभावना है इसमें से। इसी कड़ी में देखेंगे माधवानल कामकंदला। अब माधवानल कामकंदला 1527, इसके रचयिता कौन है? गणपति जी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके नायक माधव हैं एवं विशारद कामकंदला के प्रेम का निरूपण है। ठीक है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। शैली कौन सी है? रोमांचक शैली है इसमें। ठीक है, नायक कामकंदला की नृत्य कला पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है। नायक यानी कि उसकी कामकंदला उसकी नृत्य कला को देखकर मतलब उससे मुग्ध हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है तथा उसकी कठिनाइयों का सामना करने के अनंतर उसे प्राप्त कर पाता है, यानी कठिनाइयों के साथ उसे प्राप्त कर पाता है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी है, ये इंपॉर्टेंट है। काव्य के प्रारंभ में कवि अपने परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति करता है, यानी कि यहाँ पर कामदेव की स्तुति की गई है माधवानल कामकंदला में। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं ये लोग, पर जो मुझे समझ में आ रहा है इस हिसाब से पूछ सकते हैं कामदेव की स्तुति किसमें की गई है? माधवानल कामकंदला है करके है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्रों की प्राय सभी प्रवृत्तियों का इसमें समन्वय हुआ है। ठीक है, जो भारतीय काव्य कथा काव्यों की प्राय है ना, ठीक है, उनका समन्वय हुआ है। छंद योजना की दृष्टि से इसकी विशिष्टता यही है कि इसमें केवल दोहे का प्रयोग किया गया है। सौंदर्य प्रेम शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्वों के नैतिक उपदेशों का भी समन्वय का प्रयास किया गया है। कवित्व की दृष्टि से रचना उच्च स्तर की है। ठीक है, इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे पद्मावती जी को। पद्मावत, ठीक है, उनकी कहानी है, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, उसके पढ़ेंगे पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत 1540 ईस्वी को इस परंपरा का प्रवर्तम काव्य माना जाता है। ठीक है, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तम काव्य में इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का
एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। नायक नायिका के बारे में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कथा वस्तु की आलोचकों ने दो खंडों जैसे रतन सेन पद्मावती की विवाह तक पूर्वार्ध भाग, ठीक है, एवं शेष उत्तरार्ध भाग में विभाजित करते हुए पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना। ठीक है, ये हो गया इसमें। किंतु किंतु इसी कड़ी में आगे देखेंगे हम लोग, ये दोनों विवादास्पद हो गए। क्या हो गए? विवादास्पद। यहाँ तक पूर्वार्ध की बात है, यह जैसी से पूर्व भी विभिन्न रूपों में मिलता है, अतः इसे स्वयं उनकी अपनी कल्पना के आधार पर नहीं माना जा सकता। उत्तरार्ध के पूर्णतः ऐतिहासिक होने के विपक्ष में भी अनेक अकाट्य प्रमाण भी इंद्रचंद्र नारंग और डॉक्टर शिव साहेब पाठक द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। स्वयं कवि का कथन है, क्या कथन है? आदि अंत जसी कथ्या है, लिखी भाषा चौपाई कहे। ठीक है, एक कवि ने स्वयं कहा है, जयसी जी ने। प्रमाणित, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि आदि से लेकर अंत तक जैसी कथा थी इसे कवि ने हिंदी चौपाइयों में लिख दिया। संभवतः जयसी को यह कहानी किसी हिंदीतर भाषा में उपलब्ध हुई थी। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बहारी ने प्राकृतिक साहित्य का इतिहास, इनका कौन सा प्राकृतिक साहित्य का इतिहास में जायसी से पूर्व, बहुत पूर्व प्राकृत में रचित रत्न शेखर कथा का परिचय दिया था। ठीक है, इन्होंने प्राकृत साहित्य के इतिहास में किसका दिया था परिचय? रतन शेखर कथा का, डॉक्टर हरदेव बहारी ने, जिसकी कथा वस्तु पद्मावत की कथा से गहरा साम्य रखती है। इसकी मतलब काफ़ी मिलती जुलती कथा वस्तु है। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि रतन शेखर कथा या इससे मिलती जुलती कोई अन्य कथा पद्मावतकार के समक्ष रही थी, जिसे उन्होंने पल्लवित करके हिंदी रूप दे दिया। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पद्मावत की कथा सौंदर्य के अभिवर्ती में इसकी रचयिता का कोई योगदान नहीं है। वस्तुतः परंपरागत स्थूल ढांचे को सुविकसित करके उसे जैसा सुरम्य रूप दिया गया है, वह निश्चयी कवि की अपनी प्रतिभा और कल्पनाशीलता की सबलता का प्रमाणित करते, कल्पना शक्ति है उसकी। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली की कथा काव्य है। कैसे? रोमांचक शैली के, किंतु उसके आलोचकों ने उसे आदर्शपरक महाकाव्यों की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। ठीक है, कुछ आलोचकों ने उसे आदर्शपरक महाकाव्यों की कसौटी में कसने की मतलब प्रयास किया है। फलस्वरूप उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। ठीक है, उन्हें अंत में निराश ही होना पड़ा। किंतु विद्वानों ने कथा काव्य महाकाव्यों की मूल चेतना एवं पद्धति के सूक्ष्म अंतर को समझे बिना ही उसे बलात् से जबरदस्ती महाकाव्य सिद्ध करने की चेष्टा की, यानी जबरदस्ती सिद्ध कर रहे थे महाकाव्य है भाई ये। अतः इसके अतिरिक्त उन विद्वानों ने जिनके लिए भारतीयता का आदर्श एकमात्र राम का एक पत्नित्व, सीता का पतिव्रत्य, ठीक है, इसकी प्रेम पद्धति को सर्वथा विदेशी हम इसके प्रतिवाद को सूफी मत घोषित कर दिया। ठीक है, यह आश्चर्य की बात है कि जिस काव्य का नायक हिंदू है, जो नाथपंथी वेश से घर से निकलता है, जो शिव पार्वती की सहायता से अपने लक्ष्य को सफल होता है, वह सूफी मत के संदेश किस प्रकार विज्ञापित कर पाता है। ठीक है, यदि पद्मावत कार के दृष्टिकोण से में कहीं भी सांप्रदायिकता का मत प्रचार की भावना होती, तो वह अपने ही धर्म भ्राता अल्लाउद्दीन को शैतानी प्रतिनिधि नहीं बताता। ठीक है, ये बताया गया है अगर उसमें सांप्रदायिकता का मत होता है, उसका मतलब उससे प्रभावित होता है, तो अपने ही भाई, धर्म के भाई है अल्लाउद्दीन को मतलब शैतान का मतलब प्रतीक नहीं बताता। वस्तुतः कवि ने अपना प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है, ओ मन जानी कबित अस्कीना मोको यह रहे जगत मह चीना। पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए यह काव्य लिखा गया है, किंतु फिर भी यह भ्रात धारणा प्रचलित है। इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से ही हुई थी। पद्मावत में विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। ठीक है, विभिन्न पात्रों को दार्शनिक तत्वों के प्रतीक के रूप में है। इस दृष्टि से रूपक काव्य भी कहा जा सकता है, इसे रूपक काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दार्शनिक तत्व के काफी प्रतीक हैं। प्रतीकार्थों का संकेत कवि के अत्यंत स्पष्ट रूप से अपने काव्य के अंत में इस प्रकार दिया गया है। किस प्रकार दिया गया है?
एही अरथ पंडित न बूझा, कहा कि हम कछु किछु और न सूझा। तन चितवर मन राजा कीना है, सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना। ठीक है। गुरु सुआ जेही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाँचा सोई ना यही चित बंधा। ठीक है। पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। उपयुक्त रूपक स्पष्टतः भारतीय निर्गुण साधना का द्योतक है। ठीक है। इस हिसाब से ये भारतीय निर्गुण साधना का द्योतक के रूप में, जिसमें साधक का मन का प्रतीक कौन है? रत्न सेन। शरीर सुख चित्तौड़ का त्याग, यानी कि चित्तौड़ शारीरिक सुख को त्याग करके गुरु के निर्देश से उपलब्ध सात्विक ज्ञान के रूप में पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। किंतु आचार्य शुक्ल ने जैसी के प्रतीकार्थों का तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, उन्हें ऐसा रूप देने की चेष्टा की जिससे रूपक से भारतीय निर्गुण साधना के स्थान पर सूफी साधना का व्यंजना हो सके। यानी कि इन्हें तोड़ मरोड़ कर ऐसे वो किया कि जैसे भारतीय ना मानकर निर्गुण साधना के स्थान पर सूफी की व्यंजना स्पष्ट हो सके। ये शुक्ल जी करते हैं। जैसे जायसी ने रत्नसेन को मन का प्रतीक माना, जायसी ने रत्नसेन को किसका माना? मन का। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। शुक्ल जी ने उसे आत्मा का प्रतीक बना दिया, शुक्ल जी उसे आत्मा बना देते हैं। ठीक है। ये दोनों आप यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कवि के अनुसार पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि है। पद्मावती को केवल सात्विक बुद्धि माना है, जिसमें श्रद्धा युक्त ज्ञान है, जिसमें, ठीक है, इसमें प्रतीक माना जायसी के अनुसार। लेकिन शुक्ल जी क्या करते हैं? शुक्ल जी उसको भी तोड़कर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सूफी साधना से दिखाना है। बुद्धि अर्थात परमात्मा का प्रतीक बना दिया। किसका? बुद्धि अर्थात परमात्मा का। इसका परिणाम यह हुआ कि रत्नसेन पद्मावती, ठीक है, अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद रूपक आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका समाधान यह खोजा गया कि रूपक पद्मावती के पूर्वार्ध पर लागू होता है, उत्तरार्ध पर नहीं। ठीक है। किंतु जायसी ने तो राघव चेतन और अल्लाउद्दीन को भी क्रमशः शैतान और माया का प्रतीक मानकर उत्तरार्ध को भी रूपक से संबंधित माना। ठीक है। जायसी ने तो राघव चेतन और अल्लाउद्दीन को, यानी राघव चेतन को शैतान माना और अल्लाउद्दीन को माया का प्रतीक माना। उसको भी मतलब रूपक से एक तरह से उत्तरार्ध भाग को भी उन्होंने संबंधित कर दिया रूपक से, क्योंकि ये पात्र काव्य के उत्तरार्ध में ही आते हैं। ये पात्र आते हैं या तो उत्तरार्ध भाग में ही आते हैं। इस प्रकार, इस तरह से जब आलोचक प्रवर को पूरे काव्य पर सूफी मत आरोपित करने में सफलता ना मिली, तो उन्होंने रूपक को ही असंगत घोषित कर दिया। परवर्ती संपादकों में इसे इस असंगत रूप, ठीक है, इस असंगत रूपक को ही प्रक्षिप्त घोषित करके शोधकर्ताओं ने इसका वास्तविक अर्थ खोजने का कष्ट से सदा के लिए मुक्त कर दिया। फिर भी शुक्ल जी के कथन रत्नसेन पद्मावती आत्मा परमात्मा के प्रतीक हैं, आज भी हमारे लिए वेद वाक्य हैं। ठीक है। ये आज भी वेद वाक्य की तरह हैं। जायसी ने अनेक विद्वानों ने अपनी दृष्टि शोध कार्य किए हैं। ठीक है। किंतु पद्मावत की रूपक संबंधी उपयुक्त लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन का साहस उनमें से कोई नहीं कर पाया। जबकि कवि की पंक्तियां आज भी चुनौती दे रही हैं। क्या देती हैं चुनौती? प्रेम कथा यही भांति विचारियो, बूझ लियो जो बूझे पा रही हो। ठीक है। अस्तु यदि जायसी के संकेतों का यथार्थ रूप से ग्रहण करते हुए उनका अनुगमन किया जाए, तो पद्मावत समस्त रूपकत्व सर्वथा संगत में निर्दोष सिद्ध होता है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से निर्दोष दिखाई देता है। किंतु उस स्थिति में सूफी साधना का प्रतिपादक ना होकर भारतीय मुख्य साधना का ही व्यंजक सिद्ध होता है। यहाँ पर सूफी पद्धति का सूफी साधना का एक तरह से पद्मावत की रचना है, वहाँ का प्रवाद मतलब उसका प्रतिपादक ना होकर उसे भारतीय मुख्य साधना का एक तरह से सिद्ध हो जाता है। पद्मावत के रूपक तत्व का भारतीय साधना पद्धति से कितना गहरा संबंध है, यह देखने के लिए कामायनी के रूपक से तुलना की जा सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? पद्मावत में, ठीक है, कामायनी में इसका क्या अर्थ है, उसका प्रतीक का अर्थ, ठीक है। रत्न सेन में यहाँ पर जैसे पद्मावत का स्थान है, वहाँ मनु का है, उसका प्रतीक दोनों का क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। यहाँ पर पद्मावती का स्थान है, ठीक है, यहाँ कामायनी में श्रद्धा, इसमें हृदय निवासिनी बुद्धि और या श्रद्धा है। ठीक है। इसमें बुद्धि के माना गया है। अब इसी कड़ी में देखते हैं नागमती। नागमती है यहाँ पर पद्मावत में, एड़ा कामायनी में। इनको दुनिया धंधा या सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि माना है। राघव चेतन और अलाउद्दीन को किलाल, इसमें कामायनी में किलाल आकुली है, इसमें अवसरी शक्तियों के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। इसी कड़ी में पद्मावती और कामायनी दोनों में ही साधक सात्विक बुद्धि या श्रद्धा की सहायता से
बंधनों से मोक्ष या अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। पद्मावती और कामायनी दोनों ही सात्विक बुद्धि है, ठीक है। श्रद्धा, इसमें सात्विक बुद्धि और श्रद्धा की सहायता से बंधनों को मतलब जो सांसारिक मोक्ष वो है उससे अलौकिक की आनंद की प्राप्ति करते हैं। पद्मावत के रूपत्व का ही संबंध सूफी मत से ना होकर भारतीय साधना पद्धति से ही सिद्ध होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पद्मावत का ये रूपकत्व का संबंध है ना, वो सूफी से ना होकर भारतीय साधना पद्धति से सिद्ध होता है। कवित्व और भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। कैसा? अत्यंत उच्च कोटि के काव्य में है। पद्मावती के सौंदर्य, नागवती की ब्रह, रत्नसेन के साहस, त्याग और शौर्य की व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभावोत्पादक शैली में हुई है, ठीक है। भारतीय कथा काव्य के प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का नियोजन सफलतापूर्वक हुआ है। जो रूढ़ियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसमें भारतीय कथा काव्य की होती है ना, ठीक है, परंपरा से संबंधित, वो सभी इसमें आई हैं। काव्य की शैली में सर्वत्र प्रौढ़ता और गंभीरता परिलक्षित होती है, ठीक है। प्रौढ़ता है, गंभीरता है। प्रतीकात्मक या रूपक तत्व के कारण इसमें व्यंग प्रधान ध्वनि का प्रादुर्भाव सहज ही हो गया है, ठीक है। अब इसमें पूछ सकते हैं व्यंग ध्वनि का प्रादुर्भाव किस रचना में हो गया है, ठीक है, सहज दिखाई देता है। तो हम लोग कह सकते हैं पद्मावत में, ठीक है। भाषा कौन सी? अवधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा छंद योजना नियमित रूप से चौपाई दोहे का प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन आख्यानों में विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान में गुंफित करने की प्रवृत्ति रही है। पद्मावत में यह चरमोत्कर्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है कि भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, पाकशास्त्र, बागवानी, शास्त्र विद्या आदि के परंपरागत ज्ञान का गुंफन इसमें चेष्टापूर्वक किया गया है, जिससे कहीं कहीं अनावश्यक विस्तार एवं अरुचिकर इतिवृत्तात्मक का दोष भी इसमें आ गया है। फिर भी समग्र रूप से यह अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। उच्च कोटि के प्रबंध काव्य की रचना की, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी के कुछ वाक्य भी रखे जा सकते हैं। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी द्वारा रचित अन्य काव्य भी उपलब्ध हुए, जिनमें अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, मसलानामा है आदि उल्लेखनीय है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, ये देख लेना। इसमें चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान है। चित्ररेखा को कैसा माना है? लघु प्रेमाख्यान रूप में दिया गया माना है। जबकि शेष अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं जो कवि की विचारधारा के विभिन्न पक्षों को नए नए प्रयोग अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे मधुमालती। मधुमालती रचना जो मंजनकृत है, मधुमालती 1545 में की है। नायक नायक के प्रथम दर्शन में प्रेम हो जाता है। इससे साथ में पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। इसमें पूर्व जन्म के बारे में दिखाया गया है। नायक के प्रेम की गंभीरता एवं एकोन्मुखता का परिचय इस बात पर से मिलता है कि वह एक ओर तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्टों को सहन कर लेता है, दूसरी ओर महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। यानी कि मधुमालती के प्रेम के लिए ना वो जगह मतलब भांति भांति कष्ट को सहन करता है, और दूसरी ओर क्या करता है वह, महासुंदरी का जो उनका प्रणय प्रस्ताव आता है ना, उसको अस्वीकार कर देता है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यान में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। इसे अपवाद के रूप में दिखाया गया है। जो हिंदी प्रेमाख्यानों की ये परंपरा रूप में दिखाया गया है कि वो नायक होता है बहुपत्नी, मतलब बहुत पत्नी रखता है, लेकिन इसे मधुमालती को ना एक अपवाद की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसमें दिखाया नायक ने महासुंदरी प्रेमा का मतलब प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर लिया है। प्रेमाख्यानों की परंपरागत रूढ़ियों में नायक के योगी होकर घर से निकलना, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि का निर्भय इसमें मिलता है, ठीक है। कवि का लक्ष्य प्रेम के उच्च उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है, ठीक है। क्या रहा है कवि का लक्ष्य? प्रेम के उच्च और उदात्त के स्वरूप की व्यंजना करना, जिसमें सफल वह हुआ है। अवधि भाषा है। कौन सी अवधि भाषा है? दोहा चौपाई का प्रयोग है, ठीक है। इसकी शैली या सरलता में दृष्टिगोचर होती है। ढोला मारुरु दोहा किसने लिखी है? कल्लोल कवि, कल्लोल कवि द्वारा रचित ढोला मारुरु दोहा राजस्थानी प्रेमाख्यान है, जिसका रचनाकाल श्री नरोत्तम स्वामी ने 1393 ईस्वी पूर्व माना है। किसने? नरोत्तम स्वामी ने 1393 ईस्वी पूर्व माना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनके पूछ सकते हैं। जबकि डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया ने अंत्यसाक्ष्य के आधार पर इसे 1473 में रचित माना है। डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया के हिसाब से कब माना है? 1473। नरोत्तम स्वामी ने 1393। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार
ढोला यानी दुल्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुंगल देश की राजकुमारी, मारवाड़ी के विवाह उत्तर, विवाह के बाद की प्रेम कहानी के बारे में बताया। नायक नायिका के पूछ ले तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पुंगल देश की राजकुमारी। ब्रह का निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप में दिखाया गया, यानी ब्रह के निरूपण को दिखाया गया। फिर भी यह शुद्ध प्रेमाख्यान या रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि यह शुद्ध रूप से प्रेमाख्यान और रोमांस की काव्य श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि रोमांस में विवाह पूर्व प्रेम का के नायक प्राप्ति के लिए किए गए शौर्य व्यंजना की आवश्यक होती है। इसमें बताए क्यों नहीं आता है कि प्रेमाख्यान काव्य में ना विवाह से पूर्व है ना नायक नायिका की प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना आवश्यक मानी जाती है, इसलिए इस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं पूर्णतः, जबकि इसमें इसका अभाव है, इसमें नहीं मिलता है। कदाचित गारस्थिक दाम्पत्य भाव एवं शुद्ध रोमांस के अंतर को ना समझ पाने के कारण ही इसे प्रेमाख्यान में स्थान देने की परंपरा चढ़ पड़ी। फिर भी प्रेम और ब्रह की मार्मिकता की दृष्टि से यह अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। मारवाड़ी के संदेश के प्रणय भाव को गंभीरता दिखाई पड़ती है। ठीक है, कागल नहीं का मसी नहीं का लिखता आलस थाई का उड़ देश संदेशड़ा मोलई बड़ई बिकाई तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिवाण हेड़े भीतर तू बसे भावई जान न जान। ठीक है, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे आपको। काव्य शैली की दृष्टि से है परंपरागत प्रेमाख्यानों से भिन्न है। कौन से? ठीक है, इसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है, भाषा पुरानी राजस्थानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तह विषय प्रतिपादन एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से इसमें रोमानी आख्यान के स्थान पर विशेष प्रकार के श्रृंगार काव्य मानना उचित होगा। ठीक है, इसी कड़ी में है माधवानल कामकंदला चौपाई, वो माधवानल कामकंदला थे। ठीक है, इसी नाम से पूर्व रचित प्रेमाख्यान पर आधारित काव्य, इसकी रचना 1556 में 15 किसने की थी? कुशल लाभ द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौपाई की रचना माधवानल कामकंदला की चौपाई रचना 1556 ईस्वी में कुशल लाभ द्वारा हुई है। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा है, अनेक जन्मों के बारे में बताया गया है। इसका प्रतिपादन अत्यंत विस्तार से किया गया है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि का मतलब प्रयोग किया गया है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। ठीक है, इसमें से एक तथ्य निकल के आ रहा है, वो लगा दिया आपके निर्णय में, मतलब निशान लगा दिया इंपॉर्टेंट। रूपमंजरी, रूपमंजरी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी 1568 में प्रेमाख्यान परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए, ठीक है, ये किसने लिखी है? अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं नंददास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। रूपमंजरी नंददास द्वारा रचित है। इसमें क्या दिखाया है? रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण दिखाया गया है। रूपमंजरी जी और प्रेम के कृष्ण का चित्रण दिखाया गया है। स्वच्छंद रूप, रूपमंजरी विवाहिता है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। यहाँ पर रूपमंजरी को क्या है? विवाहिता, एक विवाहित स्त्री है। ठीक है, वो प्रेम करने लगती है स्वप्न में कृष्ण जी से। उनके प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य परिवार और समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण को भी संकोच नहीं करती, यानी कि उनको भी उनके बारे में भी नहीं सोचती हैं। परिवार है उनका, अपने पति जीवन के बारे में, मतलब दाम्पत्य जीवन के बारे में, समाज के बारे में सोचे बिना उनकी मर्यादाओं को तोड़ते हुए मतलब प्रेम करने लगती हैं। वस्तुतः कवि को लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव उपपत्ति रस की स्थापना करना है, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। नायिका के रूप, सौंदर्य, प्रणय, वेदना, ब्रह आदि के निरूपण में कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया। किसे? अतिशयोक्तिपूर्ण शैली। कदाचित कवि की उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा विरोध हो सकता है। इसी संभावना का निराकरण करने के लिए कवि ने आरंभ में ही ऐसे ही व्यक्तियों को नीरस घोषित करके उनका मुंह बंद कर दिया, यानी कि शुरुआत में ऐसे मतलब निरूपण का ना जो भक्त मंडली है ना उनका विरोध कर सकती है, उनका मुंह बंद करने के लिए क्या कर दिया है, ये देखते हैं। पुण्य कवि अपने मन में गूने, मोह कवित को निरस न सुने। ठीक है, बाला इसमें कटाच अरु लाजा, अंधेरो बालम कहे कही काजा। काव्य के आरंभ में कवि ने इस स्तुति रचना के उद्देश्य आत्म परिचय आदि का निरूपण प्रेमाख्यान की परंपरा के अनुसार ही किया है। जो प्रेमाख्यान परंपरा है, ठीक है, उसके अनुसार ही किया है। ठीक है, रचना का उद्देश्य आत्म परिचय, ये सब दिया प्रेमाख्यान परंपरा के हिसाब से। ठीक, इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है।
किंतु भाषा ब्रज भाषा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सब में अवधि आ रही, इसमें ब्रज भाषा आ गई, ठीक है। रूप मंजरी में नंदास द्वारा रचित है, इसीलिए नहीं वो है भाषा। काव्य की दृष्टि से इस रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक है। अब इसी कड़ी में देखते हैं प्रेम विलास और प्रेम लता की कथा। इसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने, ठीक है, 1556 में लाहौर में की थी। किसमें की थी? प्रेम विलास प्रेम लता की कथा जटमल ने की थी, लाहौर में की थी, 1556 में की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये दोनों तथ्य। कवि ने इसका आरंभ जैनाही नमा से करते हुए अपना परिचय, ठीक है, जैनाही नमा से आरंभ किया। तत्कालीन शासक का नाम भी दिया गया है। इसकी कथा वस्तु मौलिक बताई गई है। इसमें लोकोत्तर घटनाओं की प्रधानता है। नायक नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा उत्पन्न होता है तथा वे गुप्त विवाह करके घर से भाग जाते हैं। यहाँ पर गुप्त विवाह के बारे में बताया। कथा की प्रवृत्ति शांत रस में की गई है। प्रवृत्ति कैसी है? शांत रस में। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है। शैली में परिपक्वता का अभाव है। छिथाई वार्ता प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा से। छिथाई वार्ता 1590 में रचित नारायण दास ने 1590 में रचित की है। जिन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्णय किया है। इतिहास के अनुसार कल्पना का दोनों का समन्वय करके कथा का निर्माण किया है। नायिका छिताई देवगिरी राजा रामदेव की यादव कन्या थी। किसकी थी? छिताई देवगिरी के राजा थे रामदेव यादव की कन्या थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ढोल समुद्रगुड़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। समुद्रगुट के राजकुमार कौन थे? राजकुमार से प्रेम करती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित करता है, यानी कि एक खलनायक आ गया, अलाउद्दीन व्यवधान उत्पन्न कर दिया। किंतु अंत में उनका पुनर्मिलन हो जाता है, एंड मतलब लास्ट में मिल जाते हैं। पद्मावत का राघव चेतन इस काव्य में भी दौत्य कर्म का पालन करता है। उनके अन्य दृष्टियों से इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है, यानी कि अन्य दृष्टियों से देखा जाए तो इसमें भी पद्मावत का प्रभाव दिखाई देता है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कैसी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है छिताई वार्ता। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कवि ने बीच बीच में लोकनीति संबंधी तत्वों का भी निर्देश किया है। काव्यत्व की दृष्टि से इस रचना साधारण है। अब एक और आ रही है माधवमंडल काम कंदला। दो रचना ये हो गई, एक चौपाई कुशल की है, ये भी है। आख्यान से पूर्व भी लिखे जा सके हैं, पूर्व मतलब इस नाम से काफी है। किंतु आलम कवि ने प्रस्तुत, ये आलम कवि की है, कब की है? 1584 ईस्वी में, ठीक है। अधिक मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया। ये तीन हो गई ये रचनाएं। आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ना, आप लोग क्या करना है, इसको सन से याद करना। 84 वाली रचना किन की है? माधवानल आलम कवि की, ठीक है। जैसे शायद 54 वाली कुशल लाभ की होगी, 56 वाली, ठीक है। इसी कड़ी में और भी है माधवानल काम कंदला, तीसरी रचना थी, ठीक है। आप लोग ना इसे एक इसमें लिख लेना, पर आप इसी हिसाब से याद करना। 56 वाली कुशल लाभ जी की है, ठीक है। 84 वाली आलम कवि की है। पूर्ववर्ती कवियों में नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं के बारे में बताया गया है। जबकि आलम ने एक ही जन्म की घटनाओं का निरूपण स्वाभाविक रूप से किया है। भाषा कौन सी? अवधि है। इसमें चौपाइयों की 5-5 अडोलियों के बीच में ध्रुव स्वरठे का उपयोग किया गया है। काव्यात्मक दृष्टि से रचना अत्यंत सरस और मार्मिक है। चित्रावली, ठीक है। अब आती है चित्रावली। चित्रावली 1613 के रचयिता कौन है? उस्मान। कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर, ठीक है। उस्मान ने की थी 1613 ईस्वी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपनी रचना का उद्देश्य उन्हें अमीर होने की इच्छा पूर्ति करना बताया है। साथ ही उन्हें अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी थी, यानी इन्होंने चुनौती दे दी थी कि इससे बड़ी प्रेम कथा लिख दो। जाकी बुद्धि हो अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, ठीक है। इसमें कथा काव्य भी की प्राय सभी प्रवृत्तियां ईश्वर स्थिति, आत्म परिचय, समकालीन शासक का उल्लेख आदि का निर्वय करते हुए सुजान चित्रावली और चित्र दर्शन जन्म प्रेम का निरूपण किया गया है। शिव के आशीर्वाद से नायक की उत्पत्ति, ठीक है। शिव द्वारा, यानी कि नायक नायिका होता है ना, भगवान की स्तुति से होती है। तो यहाँ पर शिव के दर्शन से, शिव के आशीर्वाद से हुई है नायक की उत्पत्ति। देव
द्वारा सोते हुए नायक की नायिका के रंगमहल में पहुंचा देना। शिव मंदिर में नायक नायिका का प्रथम साक्षात्कार शिव मंदिर में होता है, प्रथम होता है। नायक द्वारा नायिका के अतिरिक्त किसी अन्य सुंदरी का उद्धार, उससे विवाह, नायिका के पिता द्वारा नायक का विरोध, समुद्री तूफान आदि परंपरागत कथानक रूढ़ियों का सन्निवेश हुआ है, इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना, कवि की सहृदयता एवं भाव प्रवणता का परिचय दिया गया है। इसमें चौपाई की 7-7 अर्दलियों के पश्चात एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इसकी काव्य भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण अवधि है। ठीक है, कैसी सरल एवं प्रभावपूर्ण अवधि। रस रतन, इसके रचयिता कौन है? पोहकर। ये अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपुत्र थे, इंपॉर्टेंट है। पोहकर सुशिक्षित, सुपठित थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, ठीक है, अच्छी तरीके से शिक्षित थे। झलक उनके काव्य मिलती है, ये सब देखने को उनके काव्य मिलेगा। रस रतन 1618 ईस्वी में राजकुमारी रंबा और सोम के प्रेम का निरूपण है। इसमें नायक नायिका के हिसाब से तथ्य इंपॉर्टेंट है ये वाला। रस रतन में राजकुमारी कौन है? रंबा, और सोम के प्रेम का रूप बताया गया है। रंबा का जन्म चंडी की उपासना से होता है, यानी कि नायक नायिका का जन्म होगा, ये प्रेमाख्यान की परंपरा होती है ना, उसके हिसाब से इनका जन्म कहाँ से बताया गया है? चंडी से उपासना की थी तब हुआ था इनका जन्म। नायक नायिका का प्रेम उद्भव स्वप्न दर्शन से हुआ है, यानी कि जो परंपरा के अनुसार ये भी स्वप्न होता है, स्वप्न देखते हैं नायक नायिका, इनसे प्रेम हो जाता है आपस में। अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना, यानी अप्सरा उठा ले जाती है, नायक का योगी वेश में घर से निकलते हैं। शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट हो जाती है, इसमें भी रस रत्न में भी। तोते के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है, ये तोते द्वारा होते हैं ना, आदेश आदान प्रदान करते हैं। कथा रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार ही हुआ है, जो कथा रूढ़ियां है ना वो परंपरा के अनुसार ही उनका प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है। नारी सौंदर्य, नायिका की संभोगकालीन चेष्टाओं, विरह वेदना आदि निरूपण में कवि ने विशेष रुचि प्रदर्शित की है। विरह दशाओं के निरूपण में रीति तत्वों का भी उपयोग किया है। इसकी भाषा कौन सी है? अवधि है। भाषा कौन सी है? अवधि। तथा छंद योजना में दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है। अब इसी कड़ी में देखें ज्ञान दीप। ज्ञान दीप 1619 में रचना किसने लिखी? शेख नबी द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने प्रतिपाद विषयों में वीर, श्रृंगार, विरह, योग का उल्लेख करते हुए परंपरागत कथाओं की सहायता लेने की बात स्वीकार की है। ठीक है, कुछ कथानक रूढ़ियों में मौलिकता लाने का भी प्रयास किया गया है, जैसे कि इसमें नायक के स्थान पर नायिका का सखी योगी का वेश धारण करती है, यानी मौलिकता लाने के लिए इन्होंने क्या किया है? नायिका की सखी को योगी का वेश धारण करवा दिया है। नलोपाख्यान की भांति इसमें नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन करती है, यानी नलोपाख्यान की भांति है ना, इसमें स्वयं नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजित करती है। भाषा कौन सी? अवधि है इसमें, ज्ञानदीप में भी। तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि के ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण संगीत की राग रागनियों, वैवाहिक संस्कारों, शकुनों आदि का विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे भाव व्यंजना शिथिल एवं प्रभाव शून्य हो जाती है। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए वेद मार्ग की प्रशंसा खुलकर की है, यानी कि मुसलमान हैं उसके बाद भी वेद मार्ग की प्रशंसा उन्होंने बहुत खुले मन से की है। इसी कड़ी में आते हैं जान कवि का प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है, जान कवि उनके प्रेमाख्यान काव्य 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जान कवि को है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका रचनाकाल 1612 से 1664 ईस्वी को माना जाता है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यान है, यानी 78 में से इनके 29 प्रेमाख्यान काव्य ही हैं। ये इनमें से प्रमुख ये हैं कथा रत्नावती, ठीक है, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा प्रजनसा शहीजादे व देवलदे, कथा कलंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी है? ये जान कवि की। इनमें प्राय कथा काव्य के लक्षणों का निर्वह किया गया है। इनमें सभी में प्रेम और विरह की प्रमुखता है, इसमें प्रेम भी है और विरह की प्रमुखता दिखाई गई है। संख्या विस्तार की प्रवृत्ति के कारण जान कवि अनेक प्राचीन और समसामयिक भारतीय प्रेम कथाओं का पुनर्लेखन करने के साथ साथ फारसी प्रेम आख्यान की ओर ध्यान दिया है। कदाचित वे पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की। काव्य की दृष्टि से उनकी रचनाओं साधारण कोटि की है तथा उनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। छंद योजना में दोहा चौपाई के अतिरिक्त कवित्व, सवैया आदि का भी प्रयोग किया गया है। इसी कड़ी में
नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य। इस दृष्टि से आख्यान को लेकर, ठीक है, उन्हें हिंदी कवियों में रचना की गई है, जिसमें नरपति व्यास और मुकुंद सिंह उल्लेखनीय है। किसकी? नरपति व्यास और मुकुंद सिंह उल्लेखनीय दिखाए गए हैं। इनकी रचनाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार है। नरपति व्यास ने नल दमयंती 1625, ठीक है, और नल चरित्र मुकुंद सिंह की है 1641। इसी कड़ी में ये दोहा चौपाई शैली में रचित है, यानी कि ये दोहा चौपाई शैली में रचित है, और काव्यत्व की दृष्टि से इनका रचना स्तर साधारण है। ठीक है, अब हम लोग इसके अगली कड़ी में पढ़ेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मतलब ये तथ्य की दृष्टि से ये बहुत, मतलब ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से काफ़ी तथ्यों को निकाल सकते हैं। आप इसमें से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, इसमें अगर आ सकते हैं तो क्रम से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें से बनेंगे भाई। अगर सूफी प्रेम आख्यान और काव्य के बारे में अगर बातचीत चल रही है तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेंगे। रचना के बारे में पूछ लेंगे, उनके राइटर के बारे में पूछ लेंगे, उनके कहानी मतलब किस तरह से, क्या कौन सी कहानी किस तरह से चलती है, ठीक है। ठीक, और काफ़ी पूछ सकते हैं, पूर्व जन्म की कहानी किस में बात की गई है, किसमें मतलब ये किसी भी की तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। मूल्यांकन है। अंत में हम इस युग की अन्य काव्य धाराओं के परिप्रेक्ष्य में प्रेमाख्यान काव्य का महत्व को विचार करते हुए कह सकते हैं, ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य के विचार कैसे कह सकते हैं कि हिंदी की एक ऐसी काव्य परंपरा जिसका प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध स्थापित होता है। यानी कि हिंदी की ऐसी काव्य परंपरा है जिसका संबंध किससे हो जाता है? सीधा संबंध होता है, प्राकृत से होता है, संस्कृत से होता है और अपभ्रंश से होता है, सीधा संबंध होता है, तथा जिसमें भारतीय साहित्य परंपरा की विभिन्न कथानक रूढ़ियों व काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व विद्वान है। यानी कि ये भारतीय साहित्य परंपरा की ना विभिन्न कथाएं हैं, ठीक है, उनकी रूढ़ियां हैं, उनकी काव्य प्रवृत्तियां, उनका मतलब उनका प्रतिनिधित्व होता है, दिखाई देता है। साथ ही यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य की सबसे दीर्घ एवं व्यापक परंपरा कही जा सकती है। ये बड़ी मतलब दीर्घ और व्यापक परंपरा, धर्माश्रय एवं राजाश्रय से दूर लोकाश्रय में मुक्त रूप में पोषित होने वाली यह परंपरा है। अब इसमें से भी बना सकते हैं, बनाने के लिए कौन सी परंपरा? धर्माश्रय एवं राजाश्रय, दूर लोकाश्रय से मुक्त रूप से घोषित होने वाली परंपरा कौन सी है? प्रेमाख्यान परंपरा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्ययुगीन जनता की काव्य रुचि मनोरंजन की अभिलाषा के रोमांचक आख्यानों के द्वारा तुष्ट किया है। जैसे कि 16वीं सदी के कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में बताया है। बनारसी दास की अपनी आत्मकथा कौन सी? अर्ध कथानक। उस युग के युवक इन आख्यानों को पढ़ने के लिए सदा लालायित रहते थे। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है, ठीक है। उस समय के युवक ललायित रहते थे कि भाई ये इस तरह की रचनाएं मिले। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जनसाधारण के ज्ञानकोश में भी अभिवृद्धि हुई है। जो आम जन के ज्ञानकोश है ना, उसमें भी एक तरह से वृद्धि हुई है, क्योंकि उनकी कवियों की रचनाओं में विभिन्न शास्त्रीय तत्वों, दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, काम शास्त्रीय, ज्योतिष, वैदिक आदि का भी समन्वय किया है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के नाना पक्षों का भी चित्रण इसमें सहज स्वाभाविक रूप से में हुआ है। अतः पूर्व परंपरा की निर्वाह एवं युगीन वातावरण के चित्रण की दृष्टि से तो इसका महत्व निर्विवाद रूप में है। साथ ही शुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से इसकी यह परंपरा कम महत्वपूर्ण नहीं है। रसराज श्रृंगार के 3 प्रमुख पक्षों सौंदर्य, प्रणय एवं ब्रह चित्रण अतिशय रोमांचक रूप हुआ है। इसमें तीनों रूप आए हैं। यद्यपि भक्ति काल और रीतिकाल के अन्य काव्य धाराओं में भी प्रेम और श्रृंगार के विभिन्न रूप उपलब्ध होते हैं, किंतु इनकी प्रणय भावना की विशेषता यह है कि वह ना तो अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए किसी पौराणिक अवतार या आश्रय ग्रहण करती है, ना ही दूध दूतिकाओं के माध्यम से आयोजित होने वाली संभोग क्रीड़ा तक सीमित रह जाती है, अपितु वह साहस, त्याग एवं बलिदान की भावना से पुष्ट होकर शुद्ध, परिष्कृत एवं उदात्त के रूप में परिणित होती है। इन आख्यानों में नायक अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अतः निश्चय ही उनकी गाथा पाठक को कामोद्रेक, भोग लालसा से ऊपर उठाकर सौंदर्य, शौर्य और दत्त की उच्च भूमि की ओर अग्रसर करती है। अवश्य ही यह बात सभी प्रेमाख्यानों पर लागू नहीं होती है, किंतु फिर भी समग्र रूप में इन आख्यानों को स्वच्छंद प्रेम की स्वच्छ, गंभीर, भव्य एवं उदात्त व्यंजना के रूप में ग्रहण करते हुए मध्यकालीन हिंदी काव्य में
अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, बस आपको बस यही कहना है, आप बने रहे, जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और बस यही है, अगली कड़ी में पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य अध्याय 5 है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आज क्लास बड़ी हो गई है, 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, क्लास बड़ी हुई है। आप जो चाह रहे हैं भगवान आपको जल्दी से जल्दी दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो, बस यही एंड में यही कहूँगा भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बढ़वा दो भाई मेरे भी जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।